नमस्ते। 10,000 सालों के इस महाकाव्य जैसे ऐतिहासिक विश्लेषण यानी एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक बेहद दिलचस्प स्रोत सामग्री को खंगाल रहे हैं और उसे एक बहुत ही स्पष्ट विजुअल यात्रा में बदल रहे हैं। इसके जरिए हम भारत की नींव से लेकर आधुनिक काल तक की इस पूरी टाइमलाइन को समझेंगे। ये सिर्फ तारीखों का हिसाब नहीं है, बल्कि ये मानव सभ्यता के उस अद्भुत सफर की कहानी है जिसने इस पूरे क्षेत्र को आकार दिया है। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। इस लंबी और जटिल टाइमलाइन को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 6 मुख्य हिस्सों में बांटा है। प्राचीन सभ्यता की जड़ें, स्वर्ण युग, आक्रमण और प्रतिरोध, ब्रिटिश औपनिवेशिक काल, स्वतंत्रता संग्राम और अंत में आधुनिक भारत का उदय। शुरुआत करते हैं भाग 1 से, प्राचीन सभ्यता की जड़ें जो 9000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक फैली हुई हैं। जरा सोचिए, 9000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच इस क्षेत्र में शुरुआती सभ्यता की नींव कैसी रखी जा रही थी। स्रोत हमें पाकिस्तान के बलूचिस्तान के पास मेहरगढ़ के बारे में एक बहुत ही चौंकाने वाले बात बताता है। 9000 साल पहले वहां के लोग सिर्फ खेती ही नहीं कर रहे थे, बल्कि खुदाई में मिले इंसानी जबड़ों से पता चलता है कि वो पत्थर की बारीक ड्रिल से दांतों का इलाज भी करते थे। जी हां, 9000 साल पहले डेंटिस्ट्री। फिर हम देखते हैं 3500 ईसा पूर्व की सिंधु घाटी सभ्यता को और उसके बाद 1500 ईसा पूर्व के वैदिक लौह युग को, जहां लोहे के औजारों ने खेती की दुनिया में सचमुच एक बड़ी क्रांति ला दी थी। अब सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो ये वास्तव में इंजीनियरिंग का एक जीता जागता चमत्कार थी। स्रोत के अनुसार जरा इसके पैमाने पर गौर कीजिए। 15 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले महानगर, यहां सड़कें एकदम सटीक 90 डिग्री के कोण पर एक दूसरे को काटती थीं। पूरे साम्राज्य में ईंटों का आकार बिल्कुल एक जैसा था और जल निकासी व्यवस्था इतनी शानदार थी कि कचरा साफ करने के लिए बाकायदा मैनहोल बने हुए थे। यहां एक बहुत ही दिलचस्प तथ्य ये उभर कर आता है कि इतिहासकार इस विशाल सभ्यता के खत्म होने का कारण किसी युद्ध को नहीं, बल्कि सिंधु नदी के रास्ता बदलने या भयंकर सूखे जैसी जलवायु समस्याओं को मानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 2 की ओर। स्वर्ण युग 600 ईसा पूर्व से 550 ईस्वी तक। जैसे जैसे समय बीता, छोटे कबीले विशाल जनपदों में बदलने लगे। तो यहां एक बड़ा सवाल उठता है, ये छोटे छोटे कबीले एक अखंड साम्राज्य में कैसे बदल गए। स्रोत के मुताबिक जब सिकंदर की सेनाओं ने आक्रमण किया और फिर वो वापस लौटी, तो उत्तर पश्चिम भारत छोटे छोटे हिस्सों में बिखर गया था। और ठीक यहीं तक्षशिला के आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य का उदय हुआ। उनकी कूटनीति और गजब के साहस ने सिकंदर के छोड़े हुए जनरलों को हराया और भारत के पहले सबसे बड़े मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। इसी मौर्य साम्राज्य के सबसे प्रभावशाली सम्राट हुए अशोक। स्रोत इस हिस्से को बहुत ही मार्मिक ढंग से बयां करता है। कलिंग के युद्ध में करीब 1 लाख लोग मारे गए थे। उस भयंकर तबाही और खून खराबे को देखकर एक विजेता सम्राट अशोक का हृदय पूरी तरह बदल गया। उन्होंने सचमुच अपनी तलवार फेंक दी और युद्ध के घोष की जगह पूरी दुनिया को धम्म, करुणा और शांति का संदेश दिया। और ये बात बहुत अच्छी तरह से दर्शाती है कि गुप्त काल को वास्तव में स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। यही वो समय था जब ये क्षेत्र पूरी दुनिया की बौद्धिक राजधानी बन चुका था। आर्यभट्ट ने शून्य का सिद्धांत दिया और दुनिया को बताया कि पृथ्वी गोल है। चरक और सुश्रुत जैसे महान विद्वानों ने चिकित्सा विज्ञान और सर्जरी की नींव रखी। और जरा नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में सोचिए, जहां एक साथ 10,000 से अधिक छात्र पढ़ते थे। ये शिक्षा का एक ऐसा वैश्विक केंद्र था जिसकी उस समय कोई दूसरी मिसाल नहीं थी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि अपार धन, शांति और ज्ञान का ये शानदार युग बिखरने लगा। इस असीमित वैभव और बौद्धिक शक्ति के बाद ऐसा क्या टूटा जिसने आने वाली सदियों के विदेशी आक्रमणों को न्योता दे दिया। यहीं से हम पहुंचते हैं भाग 3 पर, आक्रमण और प्रतिरोध 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी। इस उथल पुथल वाले अध्याय में स्रोत सामग्री स्पष्ट रूप से इन पराजयों का कारण किसी सैन्य कमजोरी को नहीं मानती है। इसके बजाय यह 3 मुख्य कारणों को उजागर करती है। पहला, क्षेत्रीय राजाओं के बीच एकता की भारी कमी। दूसरा, अपनों की गद्दारी, जैसे जयचंद का मोहम्मद गौरी को बुलाना। और तीसरा, शत्रुओं के प्रति अत्यधिक दयालुता, जैसे सम्राट पृथ्वीराज चौहान द्वारा मोहम्मद गौरी को पहले युद्ध में माफ कर देना, जिसे स्रोत एक बहुत भारी भूल के रूप में वर्णित करता है। ये विरोध और उसके बाद का विनाश हमें दक्षिण में भी देखने को मिलता है। जरा इस विरोधाभास को देखिए।
एक तरफ विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी, जो स्रोत के अनुसार इतनी समृद्ध थी कि वहां के बाजारों में हीरे पन्ने बोरियों में बिकते थे। और वहीं दूसरी तरफ तालीकोटा के युद्ध के बाद का खौफनाक मंजर है। स्रोत बताता है कि कैसे विश्वासघात के कारण हार हुई और उसके बाद लगातार 6 महीने तक हम्पी को जलाया और लूटा गया, जिससे लाखों कलाकार और शिल्पकार रातों रात बेघर हो गए। प्रतिरोध की ये अटूट भावना मुगलों के समय में भी जारी रही। स्रोत शिवाजी महाराज के पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज का एक बहुत ही शक्तिशाली और भावुक वृत्तांत प्रस्तुत करता है। औरंगजेब द्वारा धोखे से बंदी बनाए जाने और भयानक यातनाएं दिए जाने के बावजूद संभाजी महाराज ने कहा था, चाहे तुम मुझे अपनी बेटी और अपना पूरा साम्राज्य दे दो, मैं अपना धर्म नहीं छोड़ूंगा। स्रोत के अनुसार उनकी इस अत्यंत क्रूर हत्या ने मराठा लोगों के दिलों में एक ऐसी आग लगा दी कि हर घर से एक योद्धा निकल पड़ा, जिसने अंततः विशाल मुगल साम्राज्य की जड़ों को ही खोखला कर दिया। अब आते हैं भाग 4 पर, ब्रिटिश औपनिवेशिक काल 1757 से 1947। आइए देखते हैं कि ये कहानी आगे कैसे बढ़ती है। अब इस खंडित परिदृश्य में ईस्ट इंडिया कंपनी की एंट्री होती है। ये टाइमलाइन दिखाती है कि कैसे कुछ अंग्रेज व्यापारी अपनी फूट डालो और राज करो की नीतियों के बल पर शासक बन बैठे। इसकी शुरुआत 1757 के प्लासी की युद्ध में सेनापति मीर जाफर की गद्दारी से हुई। फिर 1857 का वो भीषण सिपाही विद्रोह सामने आया, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। और अंततः 1919 में जलियांवाला बाग का वो क्रूर नरसंहार, जहां शांतिपूर्ण सभा कर रहे निहत्थे और मासूम लोगों पर बेरहमी से गोलियां बरसाई गईं। स्रोत सामग्री यहां ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियों का एक बहुत ही स्पष्ट और चौंकाने वाला विरोधाभास प्रस्तुत करती है। एक तरफ अंग्रेज लगातार भारतीय अनाज और सोने को अपने जहाज़ों में भर के लंदन भेज रहे थे, और वहीं दूसरी तरफ भारत में भयंकर गरीबी फैल रही थी। स्रोत बताता है कि कैसे मलमल के बेहतरीन कपड़े बनाने वाले बुनकरों के अंगूठे काट दिए गए, किसानों को जबरदस्ती नील की खेती के लिए मजबूर किया गया, जिससे उनकी उपजाऊ जमीनें बंजर हो गईं, और पूरे देश को अकाल की भयंकर आग में धकेल दिया गया। इसके बाद आता है भाग 5, स्वतंत्रता संग्राम 1857 से 1947। इतने भारी शोषण के बाद भी औपनिवेशिक शासन से आज़ादी पाने के लिए एक बहुआयामी संघर्ष ने जन्म लिया। स्वतंत्रता तक पहुंचने के कई अलग अलग वैचारिक रास्ते थे, जिन्हें स्रोत रेखांकित करता है। 1857 की क्रांति के बाद महात्मा गांधी का अहिंसक आंदोलन और उनकी दांडी यात्रा सामने आई। वहीं दूसरी तरफ भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे युवाओं का सशस्त्र और क्रांतिकारी मार्ग था, जिन्होंने पूरे देश को जगाने के लिए हंसते हंसते अपनी जान कुर्बान कर दी। और इसी लंबे संघर्ष में एक बहुत ही निर्णायक मोड़ तब आया जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देश के बाहर जाकर आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। उनका वो नारा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, पूरे भारत में गूंज उठा। स्रोत विस्तार से बताता है कि उनकी इस सेना और मुंबई में हुए नौसेना विद्रोह ने अंततः अंग्रेजों को ये अच्छी तरह एहसास दिला दिया कि अब भारत पर राज करना पूरी तरह से असंभव है। और अब हमारा अंतिम पड़ाव, भाग 6, आधुनिक भारत का उदय 1947 से 2026। अंततः 1947 में एक नए राष्ट्र का जन्म हुआ, लेकिन यह प्रक्रिया बहुत ही जटिल और दर्दनाक थी। स्रोत स्पष्ट करता है कि 1947 के बाद की चुनौतियां कितनी विशाल थीं। रैडक्लिफ लाइन के कारण हुए विस्थापन में लाखों लोगों ने अपना घर खोया। अंग्रेजों ने तो यहां तक भविष्यवाणी कर दी थी कि भारत टूटकर बिखर जाएगा, क्योंकि ये 562 अलग अलग रियासतों में बटा हुआ था। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की फौलादी इच्छा शक्ति ने इन सभी रियासतों को एक धागे में पिरोकर एक अखंड भारत का निर्माण किया। इसके साथ ही देश ने गंभीर खाद्य संकट और कई सैन्य संघर्षों का भी सफलतापूर्वक सामना किया। अब जरा इस संख्या पर गौर कीजिए, 93,000। स्रोत के अनुसार 1971 के युद्ध में पाकिस्तानी सेना के 93,000 सैनिकों ने भारत के सामने आत्मसमर्पण किया था। ये दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा सैन्य समर्पण था, और स्रोत इसे एक ऐसे बड़े टर्निंग पॉइंट के रूप में देखता है जिसने भारत को दक्षिण एशिया की एक निर्विवाद महाशक्ति के रूप में स्थापित कर दिया। और अब हम 10,000 साल के इस महाकाव्य के चक्र को पूरा करते हैं।
ये सोचना सचमुच अद्भुत है। 9000 ईसा पूर्व में मेहरगढ़ की मिट्टी की झोपड़ियों से लेकर साइकिल पर लाद कर ले जाए गए उन पहले रॉकेट के हिस्सों तक, और अब जहां दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर देश विफल रहे, वहां भारत ने अपने चंद्रयान को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतार दिया है। ये एक अत्यंत शक्तिशाली और प्रेरणादायक विकास यात्रा है। इस पूरी ऐतिहासिक टाइमलाइन को देखने के बाद दिमाग में एक बहुत ही अहम सवाल आता है। संघर्ष, पतन और बार बार राख से उठ खड़े होने की ये 10,000 साल पुरानी विरासत भविष्य में एक वैश्विक डिजिटल और आर्थिक महाशक्ति के रूप में भारत की भूमिका को कैसे आकार देगी। सोचिए, जिस सभ्यता ने इतनी बार खुद को पुनर्जीवित किया है, उसकी अगली उड़ान क्या होगी। इस बेहतरीन स्रोत सामग्री के हमारे आज के एक्सप्लेनर में बस इतना ही। इस ऐतिहासिक यात्रा का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।